प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। हम लोग पढ़ रहे थे शिल्प और एवं उद्योग चैप्टर। आज का विषय है आधुनिक उद्योगों का विकास। देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में बड़े बड़े स्तर पर मशीनीकृत उद्योगों की स्थापना होने लगी। अंग्रेजों ने अपने हित में ऐसा किया था, अपनी भलाई के लिए ऐसा किया था। उसने भारत को आधुनिकीकृत करने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद किया था। अंग्रेजों की नीतियों के कुछ लाभकारी परिणाम आपको आगे हम बता रहे हैं। पहला था, भारत उद्योगपतियों के निकट संपर्क में आया। अंग्रेजों के लिए यह जरूरी था कि वे औद्योगिक क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार को अपने हित के दृष्टि से भारत में लाएं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रेलवे। रेलवे के निर्माण एवं विकास ने भारत की अर्थव्यवस्था को प्राचीनतम से नवीनतम की ओर, प्राचीन से नवीन की ओर, पुराने से नए की ओर ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अंग्रेज यहाँ रेलवे को लाए केवल अपनी सुख सुविधाओं, अपने विकास के दृष्टिकोण से, लेकिन हमारे लिए भी वह लाभकारी सिद्ध हुआ। दूसरा है मशीन निर्मित अंग्रेजी कपड़े। मशीन में बनने वाले अंग्रेजी कपड़े भारतीय बाजारों पर पूरा ये छा गए थे। उन्होंने भारत में सूती कपड़े के कारखाने स्थापित करने की संभावनाएं खोल दी। उनको लगा कि नहीं, भारत में सूती कपड़े की स्थापना होना चाहिए, कल कारखाने की स्थापना होना चाहिए। तीसरा था, अंग्रेजों द्वारा अनेक उद्योगों की स्थापना ने भी भारत में औद्योगिकरण के बीज बोए। चौथा था, भारत के खनिज संसाधनों का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से इंग्लैंड में बनी मशीन भारत में लाई गई। इसके साथ भारत में मशीन युग का आगमन हुआ। धीरे धीरे प्राचीन देसी उद्योग की कब्र पर भारत में नवीन औद्योगिक ढांचे का निर्माण हुआ। यानी पुरानी पद्धति को धीरे धीरे समाप्त किया गया और नवीन पद्धति को, नवीन औद्योगिकरण को भारत में लाकर स्थापित किया गया और अधिक से अधिक उत्पादन हो, इस ख्याल से कार्य किया गया। पांचवा है, अनेक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई। जमशेदपुर में 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं, की स्थापना हुई। टिस्को की स्थापना एक महत्वपूर्ण अवसर पर हुई थी। 19वीं शताब्दी के उतरने के समय संपूर्ण भारत ब्रिटेन में निर्मित इस्पात का आयात कर रहा था। जिस समय टिस्को की स्थापना हुई, उस परिस्थिति में, उस समय कुछ परिस्थितियां बदल रही थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन के इस्पात उत्पादन को यूरोप में युद्ध की आवश्यकता के अनुरूप इस्पात की मांग बढ़ी, इस्पात की आपूर्ति करनी शुरू की, जिसके चलते भारत में ब्रिटेन से इस्पात के आयात में बहुत अधिक कमी आ गई। ऐसी स्थिति में भारतीय रेलवे को रेल की पटरियों की आपूर्ति के लिए टिस्को पर निर्भर होना पड़ा। जब आयात की कमी हो गई तो भारतीय रेलवे, भारत में जो रेल के विकास हो रहे थे, और वो रेल की पटरी बिछाने के लिए टिस्को कंपनी पर निर्भर हो गए, उस पर निर्भर हो गए। छठा, पश्चिम बंगाल में जूट मिलें स्थापित की गई
अनेक जगह पर कागज मिल की स्थापना हुई। मैसूर पेपर मिल एक महत्वपूर्ण कागज मिल थी उस समय। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी आधुनिक चीनी मिलों की स्थापना हुई। बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल के कोयला बाहुल्य क्षेत्रों में, जहाँ पर कोयला की अधिकता है, कोयले खनन उद्योग की स्थापना हुई। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नीलको एवं हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को देश के सबसे बड़ी एल्युमिनियम कंपनी भी इस समय स्थापित की गई। प्रमुख सीमेंट कंपनियां एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी और गुजरात अंबुजा सीमेंट कंपनी की स्थापना भी 19वीं शताब्दी में ही हुई थी। ये जो भी कंपनियां लगी उस समय भारत में बढ़ते मांग को पूरा करने के लिए लगाई गई थी। यहाँ पर एक उल्लेखनीय यहाँ पर एक ऐसा उल्लेख करना जरूरी है कि भारत का औद्योगिक विकास प्रथम विश्व युद्ध के समय में, जब भारत में ब्रिटिश वस्तुओं का आयात कम हुआ था तथा भारतीय माल का बाजार बढ़ा था, तो उद्योगों के विकास के साथ औद्योगिक वर्ग अधिक सक्षम हुआ और इसने अपने उत्पाद के लिए संरक्षण की मांग की। ऐसी परिस्थितियों से बाध्य होकर के ब्रिटिश सरकार के सामने मांगों को मानने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा था। अब हम आपको सूती कपड़ा उद्योग के विषय में विशेष संदर्भ में बताएंगे। भारतीय कपड़ा 18वीं शताब्दी के अंत तक विश्व बाजार पर छाया रहा। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में बने कपड़े पूरे विश्व के बाजारों में छाए रहे, लेकिन ब्रिटेन में सूती उद्योग के विकास के कारण भारतीय कपड़े को यूरोप, अमेरिकी बाजार में ब्रिटेन में निर्मित कपड़े से प्रतियोगिता करनी पड़ी। अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया। उनके एजेंटों ने बुनकरों को माल तैयार करने के लिए अग्रिम धनराशि देना भी बंद कर दिया। इस प्रकार से 19वीं शताब्दी के आरंभ तक इंग्लैंड में मशीनों से निर्मित कपड़े ने भारतीय कपड़े को परंपरागत अफ्रीकी, अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों से बाहर कर दिया। यहाँ पर यह एक उल्लेखनीय आवश्यक है, एक उल्लेख बहुत जरूरी है कि अनेक कारणों से भारत में हथकरघा बुनाई पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। इसका कारण एक और था, यह था कि मशीन कुछ ऐसे कपड़े नहीं तैयार कर पाती थी जिसकी भारत में विशेष रूप से आवश्यकता थी। उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो मशीनें बॉर्डर वाली साड़ियाँ अथवा ऐसे कपड़े नहीं बना पाती थी जिनमें बुनाई के पारंपरिक नमूने होते थे, और न ही ब्रिटेन के कपड़ा निर्माता मोटा कपड़ा बना पाते थे जिसका भारत के निर्धन वर्ग के द्वारा अधिक प्रयोग किया जाता था। ऐसा काम नहीं कर पाते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में पश्चिम तथा दक्षिण भारत के कुछ नगर बुनाई के नए केंद्र के रूप में उभर करके सामने आए। बाद में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों से आयातित कपड़े के बहिष्कार, जो कपड़े ब्रिटेन से आ रहे थे उस कपड़े के बहिष्कार तथा हाथ से बुने और कताई हुए कपड़े के प्रयोग की अपील की। महात्मा गांधी का यह अपील है कि जो कपड़े ब्रिटेन के बाजारों से आ रहे हैं भारत में, उसका बहिष्कार किया जाए। भारत में जो कपड़े बन रहे हैं उसका प्रयोग किया जाए। धीरे धीरे खादी राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गई और चरखा भारत का प्रतिनिधित्व करने लगा।
सूती कपड़ा जो है, सूती कपड़ा उद्योग भारत में स्थापित होने वाला पहला उद्योग था जो 1854 में कोवासजी नान भाई के द्वारा पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित किया गया। मुंबई भारत के सूती कपड़ा उत्पादन के सर्वप्रथम केंद्र के रूप में विकसित हो गया। धीरे धीरे सूती कपड़ा उद्योग नागपुर, सोलापुर, अहमदाबाद में भी स्थापित होने लगा। दक्षिण भारत, बंगाल, पंजाब में ही सूती कपड़े मिल स्थापित होने लगी। इसमें वृद्धि की पर्याप्त संभावना दिखाई देने लगी। दो विश्व युद्धों के बीच, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्ध के बीच भारतीय सूती कपड़ा उद्योग का अभूतपूर्व विकास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सूती कपड़ा मिलों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रही। भारत के स्वतंत्रता वर्ष जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उस साल सूती मिलों की संख्या 423 थी। आज़ादी के समय स्वतंत्रता के तुरंत बाद नई मिलें स्थापित हुई। 1954 में उनकी संख्या 461 हो गई थी। इस समय तक भारत विश्व के कपड़ा उत्पादक देशों में तीसरे स्थान पर था, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं भूतपूर्व यूएसएसआर के बाद इसका स्थान था। भारत की कपड़ा मिलों में लगभग 502 करोड़ 50 लाख गज कपड़ा बन रहा था उस समय तक, जिसमें से 83 करोड़ 40 लाख गज कपड़ा बाहर के देशों में भेजा जा रहा था। तो इस प्रकार से भारत में सूती कपड़ा उद्योग का अहर्निश रातों दिन अगर देखा जाए तो उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, आगे की ओर बढ़ा और विदेशी कपड़े का बहिष्कार हुआ। विदेशी कपड़े का आयात धीरे धीरे बंद हो गया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।